फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना इनिशिएटिव पॉलिटी का। हम लक्ष्मीकांत से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं एंड मैंने 2 लेक्चर्स ले रखे हैं, जिसमें कि पहला है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सेकंड इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सेप्ट हुआ वो अगस्त ऑफर में हुआ। ओके, अगस्त ऑफर इन 1940 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम होने का वो डिमांड हुआ अगस्त ऑफर में एंड उसको फाइनल एक्सेप्टेंस मिली कैबिनेट मिशन प्लान में। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में। ठीक है, एंड फर्स्ट मीटिंग हुई, फिर देन आफ्टर दैट 2 years 11 month एंड 18 days के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट। एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, एंड डेट ऑफ commencement of the constitution ये हुई थी हमारी 26 जन 1950 को, सेम एज एट द डेट ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है, एंड एक चीज़ हम याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कब आई थी? तो 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये आई थी 26 जन 1957 को। ठीक है, बेसिकली अब तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इफ़ इन केस अगर कोई स्टेट पीसेस में आता है तो हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद जब हमारा फ्रेम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके कुछ फीचर्स होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ एंड उसके फीचर्स क्या हैं, तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कैसी थी? तो फर्स्ट वन ही वो एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, वो थी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत लेंथी थी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ था? तो उसके रीजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था, रीजंस क्या है उसके? तो उसके रीजंस है कि जियोग्राफिकल फैक्टर, हमारे कंट्री इतना वास्टनेस था कंट्री में एंड इतनी डाइवर्सिटी थी जिसकी वजह से ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनाना पड़ा। दैट इज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या थी? इंडिया की वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड दूसरा क्या? हिस्टोरिकल फैक्टर। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे बना था। ठीक है, जो कि एक बल्कि था, तो इसकी वजह से ये हिस्टोरिकल फैक्टर थी क्योंकि ये बल्कि था और मोस्ट ऑफ द हमारा चीज़ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लगी थी। ठीक है, एंड ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, फॉर बोथ सेंटर एज वेल एज फॉर स्टेट। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फेडरलिज्म थी ना। ठीक है, और डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनेटिव, और डोमिनेंस था हमारा लीगल ल्यूमिनेटिव इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
दैट इज ऑफ लॉयर, एंड वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में हुई वो दोबारा से ऐसा हो। तो पहला ये फीचर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। एंड सेकंड फीचर्स क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सेकंड फीचर्स हम देखते हैं। तो दूसरी फीचर्स थी हमारी कि ये बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया था, ठीक है। दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारे अगर सोर्सेज से कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो थोड़ी हमारी चीज़ बल्कि हो जाती है। अगर हम मान के चले, अभी एक प्रेजेंट लाइफ की सिनेरियो देखते हैं, अगर हम एक ही सोर्स से अपनी पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ें कम होगी, बट अगर हमारे सोर्सेज इंक्रीज होगी तो वो थोड़ी बल्कि हो जाएगी हमारे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से एंड बहुत सारे चीज़ों से, ठीक है। तो इसी वे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया था एंड जिसकी वजह से वो बल्कि हो गई थी। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा लिया गया था, स्ट्रक्चरल पार्ट ये हमारा लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। एंड फिलोसफिकल पार्ट, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। जैसे कि अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, एंड डीपीएसपी हमारा लिया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड सेम एज पॉलिटिकल पार्ट हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था एंड हम उनके कॉलोनी थे, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रोविज़न वहाँ पे चलती थी तो मोस्ट ऑफ द चीज़ हम वहाँ से लिए थे, पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फिलोसफिकल पार्ट हमारी ले गई थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिजिड और फ्लेक्सिबल बोथ था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि थर्ड प्रोविज़न हमारी क्या थी। थर्ड प्रोविज़न इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। बेसिकली दोनों की ये मिक्सचर थी क्योंकि जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो थी एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। सेम एज जो ब्रिटेन की थी वो फ्लेक्सिबल थी, एंड हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की वो मिक्स थी दोनों की, मिक्सड ऑफ बोथ। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट अगर लाते हैं तो कितनी आसानी से अमेंडमेंट हो जाता है चीज़ों में, उसके बेसिस पे ये जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की कॉन्सेप्ट आती है। जैसे कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत रिजिड है वहाँ पे, ठीक है। एंड सेम एज ब्रिटेन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों है। कई चीज़ हम सिंपल मेजोरिटी से कर लेते हैं, कई चीज़ के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये मिक्सचर ऑफ बोथ है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, द फोर्थ पॉइंट ऑफ आवर salient feature of the constitution is, let's move to fourth point। तो फोर्थ पॉइंट थी हमारी कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस पे, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस, ठीक है। बेसिकली इसका क्या मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल था बट कई जगहों पे ये यूनिटरी बेसिस पे फॉर्म करता था, जैसे कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सुप्रीम रोल फॉलो कर लेती थी
और उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो यूनिटरी फॉर्म पे चलता था, ना कि फेडरल के प्रोविजन पे, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं एंड बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमेट्स हैं जो कि हमारे फेडरलिज्म के बारे में कई चीज़ बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे कि केसी वेहरे हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, स्पिरिट में ये यूनिटरी है। बेसिकली इट मीन्स क्वाजाई फेडरल है, ठीक है, क्वाजाई फेडरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ क्वाजाई फेडरल, ठीक है। तो ये है केसी वेहरे, ठीक है। सेकेंड वन इज मॉरिस जॉनसन। मॉरिस जॉन्स, ठीक है। मॉरिस जॉन बोलते हैं कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ओके। जो ऑस्टिन साहब हैं हमारे, ग्रेनवेली ऑस्टिन, वो बोलते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ओके। एंड आइवर जेनिंग है, वो बोलते हैं ये फेडरलिज्म विथ अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में एंड अदर स्टेट पीसीएस एज वेल एंड इवन एसएससी में भी ऐसी क्वेश्चन आ चुकी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मैंने बताया, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सेलियंट फीचर्स क्या है, पांचवा पॉइंट अपना देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट है हमारा, वेट अ मिनट, हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म। यूएसए जो है हमारी वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सिक्स्थ वन इज सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री की सोवेरेनिटी है और जुडिशियली जो जुडिशियल है वो सुप्रीमेसी है यहाँ पे, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी and radical supremacy, ठीक है। सॉरी अगर मैंने जुडिशियली बोल दिया हो तो, ठीक है। एंड सेवंथ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बेसिकली क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ओके। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है, एक फुल सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि
एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, और इसमें जो जुडिशरी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट। ओके, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है वो तीनों जो होते हैं वो एकदम फुल सेपरेशन ऑफ पावर के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई है यूएसए की। ठीक है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बट हमारे इंडिया में क्या है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड जो लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है वो दोनों एक इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ना कि फुल सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बेसिकली ये सिटीजन के लिए है, ये स्टेट हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे सिटीजन्स की ड्यूटीज़ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। ठीक है, 9 पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, एंड 10th नंबर सिंगल सिटीजन है, सिंगल सिटीजनशिप है। दैट इज अगर सिटीजन होंगे इंडिया के तो वो सेंटर के भी होंगे और स्टेट के भी होंगे, जबकि यूएसए में क्या है कि वो सिटीजन होंगे सेंटर के अलग एंड स्टेट के अलग। तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप फॉलो होता है एंड इंडिया में होता है सिंगल सिटीजनशिप फॉलो। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 टीयर गवर्नमेंट है, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड पंचायत्स। ठीक है, एंड अदर पॉइंट क्या है हमारी, अदर पॉइंट है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई थी तब ये नहीं आई थी। बेसिकली ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी ये। तो आप इस बताएंगे मुझे कि इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी। ठीक है, और क्या चौथा पॉइंट है, सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सेकुलर स्टेट की कॉन्सेप्ट है। एंड सेकुलर स्टेट की कॉन्सेप्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे जो प्रीएम्बल था, हमारा प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, प्रीएम्बल में वो सेकुलर वर्ड ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ठीक है, तो सेकुलरिज्म की कंसेप्ट आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रीएम्बल क्या है, वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, एंड और क्या है, आर्टिकल 14 है जो सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसमें ये है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of the law, equal protection of the law। ठीक है, आर्टिकल 15 भी है, सेकुलर स्टेट को फॉलो करता है, जो कि है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड अदर वन इज आर्टिकल नंबर 16 फॉलो करती है सेकुलर स्टेट को, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है एंड आर्टिकल 16 भी फॉलो करती है सेकुलर स्टेट को, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड इवन आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 फॉलो करती है हमारे 25, 26, 27 एंड 28 फॉलो करती है सेकुलर स्टेट को, दैट इज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, एंड आर्टिकल 29 भी फॉलो करती है, आर्टिकल 30 भी फॉलो करती है, माइनॉरिटी राइट्स। ओके, एंड आर्टिकल 44 भी है, वो फॉलो करती है हमारे सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट को। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट फॉर यू। आर्टिकल नंबर 44 भी है, वो फॉलो करती है सेकुलर स्टेट को, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर्टिकल फॉलो द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेट। तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, एंड मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया था। ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स प्रेफर करूँगा क्योंकि बुक में अच्छे से दी हुई है। जैसे कि देखिए, आप देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 to 4 में है हमारा। ठीक है, सिटीजनशिप है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यूनियन गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ओके, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आ जाता है हमारा यूनियन टेरिटरीज है पार्ट 8 में। पार्ट 9 में पंचायत है। ये कब ऐड हुई थी? इट वाज पंचायत वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, एंड म्यूनसिपैलिटीज़ कब ऐड हुई थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कि मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कब ऐड हुई थी। ये ऐड हुआ था हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है पार्ट 10 में। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट है। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रिब्यूनल्स भी ऐड हुई थी। ये ऐड हुआ था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड हुआ था। ठीक है, इलेक्शन पार्ट 15 में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में कि इलेक्शन कम्स अंडर विच पार्ट। ठीक है, एंड आर्टिकल्स इसके इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 तो 329 है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है पार्ट 17 में, एंड इमरजेंसी प्रोविज़न भी है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, मिसलेनियस है, एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड इसमें बहुत सारा चीज़ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं, तो आप बॉक्स इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बहुत सारे शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक 12 शेड्यूल है, पहले जो थे वो 10th शेड्यूल तक थे, बट अब प्रेजेंटली अभी 12 शेड्यूल हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एंड 12 शेड्यूल क्या क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, एंड सेकंड उसकी क्या है सब्जेक्ट, सेकंड वन इज नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। इसको मैं बेसिकली आपको स्लाइड्स पे बताऊंगा, वो आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि जब मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, वो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं एंड बहुत सारे जगह से वो बोरो किया गया है। तो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, हम इस पर ध्यान रखेंगे अभी। तो लेट मी नोट इट डाउन फॉर यू। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
तो इससे कितने प्रोविजंस लिए गए थे? इससे लिए गया था हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर इससे लिया गया था हमारा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे PYQ होंगे एग्जाम में जो आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 हमने लिया था। फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप लिया था हमने, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। फिर से लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, लिया था हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दैट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आप मुझे बताओगे, मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट के तहत हमारे इंडिया में आ गई थी, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। फिर हमने, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटेन हम पे रूल किया था ना, ब्रिटेन, तो वहाँ से भी हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए थे। जैसे कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, वो लिया था हम लोग वहाँ से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज होता है, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया था हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड लिया था आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, लिया था आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, लिया था हमने। लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया था, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने लिया था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल लिया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, ठीक है। और क्या लिया था हमने? और लिया था हमने सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। आपको मैंने अभी बताया कि डबल सिटीजनशिप USA में है। आप मुझे ये बताओगे कि डबल सिटीजनशिप US के अलावा ऑन किन किन से कंट्रीज़ में अभी फॉलो होती है, ठीक है। और क्या लिया था हमने ब्रिटेन से? हमने लिया था कैबिनेट सिस्टम। चलो एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको कि कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये 15% होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ असेंबलीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई तो बहुत सारे कंट्रीज थे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होती थी, ठीक है। एंड USA जो थी वो वहाँ पे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होती थी, क्योंकि सबसे पहले वहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, ठीक है। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे फ्रेम हुई थी, ठीक है। एंड USA ने हमने भी बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स लिया, वहीं से लिया था। और क्या लिया हम लोगों ने? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया, ठीक है, दैट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने वहीं से लिया, ठीक है। और क्या लिया था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रियम्बल, प्रियम्बल भी हमने USA से लिया। अभी प्रियम्बल USA में है, इंडिया में है एंड जापान में भी अपना प्रियम्बल है, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे प्रियम्बल अभी है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। एंड एट दैट टाइम कनाडा में भी कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर, क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर हमने वहीं से लिया, ठीक है।
जो रेसिडुअल पावर का जो आइडिया है वहीं से लिया, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, ठीक है। और क्या, जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविज़न, जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविज़न। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कनकरेंट लिस्ट। आप मुझे बताओगे कि लिस्ट कौन से शेड्यूल में है, ठीक है, कौन से शेड्यूल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जापान से क्या लिया था हम लोगों ने, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था, याद रखना आप, ठीक है। यूएसएसआर जो कि प्रेजेंट रशिया है, वहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस। जस्टिस 3 तरीके के होते हैं, आप मुझे बताओगे कौन कौन तरीके के जस्टिस होते हैं, ठीक है। एंड आयरलैंड से हमने भी लिया था बहुत सारी चीज़ें। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया था, डीपीएसपी हमने लिया था, बोरो किया था आयरलैंड से, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया था, ठीक है। एंड फ्रेंच से क्या लिया था हम लोगों ने, फ्रेंच से लिया था हमने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे के कंसेप्ट, ओके। बेसिकली ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर से हम लोग लिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखेगा ये आप लोग। एंड हम देखते हैं कि शेड्यूल्स हमारी कितनी है टोटल। तो शेड्यूल हमारी टोटल अभी 12 है। पहले कितनी थी, पहले थी हमारा 8 शेड्यूल ही थी। एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ एंड बहुत सारे शेड्यूल्स ऐड हुए, जबकि टोटल 4 शेड्यूल्स ऐड हुए, ठीक है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड इसके निमोनिक्स में मैं आपको बताऊँगा, तो 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। तो हम शेड्यूल्स देखते हैं कि शेड्यूल्स कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले, शेड्यूल्स, ओके। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ओके, बट अब प्रेजेंटली ये 12 शेड्यूल हो गए हैं, ठीक है। एंड इसकी एक निमोनिक्स है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब ये आप याद रखेंगे एंड इसको मैं बताता हूँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो जो पहला शेड्यूल है हमारा, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें आता है नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स, यूटी प्लस यूटी एंड देयर टेरिटोरियल jurisdiction, jurisdiction, तो टी से क्या हो गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड हमारा जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में हमारा क्या आता है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी, इनरोलमेंट्स एंड प्रिविलेज आता है, ठीक है। बेसिकली सैलरीज आती है। एंड किसकी किसकी सैलरी आती है, तो सैलरीज आती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर,
डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एंड राज्यसभा के, ओके। एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो सैलरी होते हैं यहीं से आते हैं, सेकेंड शेड्यूल से। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। एंड जो कैग भी होती है उनकी भी सैलरी यहीं से आती है, ठीक है। बेसिकली आप इसमें फोकस करेंगे, जो हाई कोर्ट की पेंशन होती है जजेस की, वो हमारा इससे आता है। और ये सारी चीज़ें से कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। एंड आर्टिकल नंबर 276, ओके। तो सेकेंड शेड्यूल में हमारा ये चीज़ें आती हैं। एंड थर्ड शेड्यूल में आती है ओथ एंड एफर्मेशन। थर्ड में आती है हमारी ओथ एंड एफर्मेशन। एंड किसकी किसकी ओथ आती है थर्ड शेड्यूल में? तो आती है यूनियन और स्टेट मिनिस्टर की, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। थर्ड वन इज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो कैंडिडेट होंगे इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के, उनकी भी ओथ और अफर्मेशन इससे ही आती है। थर्ड वन इज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड लास्ट वन इज कैग। तो इनकी जो ओथ एंड एफर्मेशन होती है वो थर्ड शेड्यूल में आती है, ठीक है। एंड याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट की जो ओथ की आर्टिकल होती है वो आर्टिकल 60 है। प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। उनकी आर्टिकल 60 है ओथ की। एंड जो गवर्नर है उसकी आर्टिकल है 159, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है हमारा? फोर्थ शेड्यूल में आता है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूटीज। जो राज्यसभा में सीट्स होते हैं तो कितने सीट्स कौन से स्टेट के लिए होगा वो फोर्थ शेड्यूल में आता है हमारा, ठीक है। एंड फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है? फिफ्थ शेड्यूल में आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इसमें 10 स्टेट हैं जो कि इसमें आते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया एंड एमपी हो गया, ओके। और बेसिकली ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है इनके लिए, जो कि एक अराउंड 25 या 30 मेंबर की बॉडीज होती है, ठीक है। और जो डिक्लेरेशन करता है शेड्यूल एरिया का, बेसिकली ये शेड्यूल एरिया होती है एंड इसकी डिक्लेरेशन करते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है।
शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। एंड इसके लिए कमिटीज़ बनी थी, अभी तक 2 कमेटी बनी है कमीशन। द फर्स्ट वन इज UN देभार एंड इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन भी है, तो आप एक बार बुक देखेंगे। एंड मैं जब आपको शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पढ़ाऊँगा तो इनकी रिकमेंडेशन के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। अभी मैं बस इतना ही बता देता हूँ कि जो 5th शेड्यूल एरिया में है हमारा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं शेड्यूल एरिया में, तो उनकी एक बॉडी होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। ये PYQ है, क्वेश्चन आ रखी है। एंड वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और शेड्यूल एरिया के बेसिस पे 2 कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि पहला था UN देवार एंड सेकेंड वन इज दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, तो ये थे हमारे 5th शेड्यूल में। एंड सेम एज जो 6th शेड्यूल में हम जाते हैं, वेट अ मिनट, या जब हम 6th शेड्यूल में जाते हैं तो इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। उसमें 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज थे एंड 6th शेड्यूल में थे ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बेसिकली इसमें एक बॉडी होती है, उसको बोलते हैं ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 13 मेंबर की बॉडी होती है एंड इसके पास ज़्यादा पावर होता है, मोर पावर एज कंपेरिजन टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मोर पावर देन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। एंड इसमें 4 स्टेट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ असम, सेकेंड वन इज़ मेघालय, थर्ड वन इज़ मिज़ोरम एंड फोर्थ वन इज़ त्रिपुरा। स्टार्टिंग में त्रिपुरा इसमें नहीं थी, बट त्रिपुरा ऐड हुई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, एंड इसकी एक निमोनिक्स है, ATM विदाउट मनी, मतलब ATM में पैसे नहीं है। मनी मीन्स मणिपुर, तो मणिपुर इसमें नहीं है, मणिपुर इसमें नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ठीक है, एंड हम मूव फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा जो 7th शेड्यूल आता है उसमें हमारे लिस्ट्स है, जो कि मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, डिवीज़न ऑफ पावर। एंड इसकी आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें एक और चीज़ है, बट ये लिस्ट में नहीं है, दैट इज रेसिड्यूरी पावर, आर्टिकल नंबर 248। ठीक है, ये इसमें नहीं आती है। ठीक है, बट हम याद रखेंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यूनियन लिस्ट में जहाँ पे सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर जो भी प्रोविज़न होगी, स्टेट में स्टेट बना सकते हैं, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनियन लिस्ट प्रिवेल कर जाएगी स्टेट लिस्ट से। ओके, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की लॉ प्रिवेल कर जाएगी स्टेट लॉ से। ठीक है, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे 8th शेड्यूल में। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, बट अभी कितनी है, प्रेजेंट में है 22 लैंग्वेज। ओके, एंड 4 बार अमेंडमेंट हुई है इसमें, 4 टाइम्स अमेंडेड।
फर्स्ट बार कब हुई थी? 21st अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1967 में, सॉरी। उसमें लैंग्वेज ऐड की गई थी सिंधी। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, ठीक है। फिर हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट, इससे ऐड हुआ था हमारा कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे ऐड हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। इससे इसको याद रख सकते हैं KMN से, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है। इसकी आप निमोनिक करके बना लोगे, जैसे कि हम कोशिश करते हैं, बी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। तो इससे आप बना सकते हो SDM ऑफ बिहार, ओके। संथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो, ओके। एंड एक बार और अमेंडमेंट हुई थी 96 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि ओडिया जो थी उसको प्रोनाउंस कर दिया गया ओडिया। पहले ओडिया बोलते थे, बट इसको अब चेंज करके बोला गया ओडिया, ठीक है। इंग्लिश याद रखोगे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश इज नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लैंग्वेज की पेपर भी होती है हमारे CSE एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि 9th शेड्यूल में क्या है हमारे। 9th शेड्यूल ये ऐड हुई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसमें है लैंड रिफॉर्म, ठीक है। एंड ये इट वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1951, ठीक। इस टाइम पे PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड इसमें ये था प्रोविज़न कि एक डेट मेंशन की गई थी कि 1900 एंड समथिंग से इस डेट के बाद इसमें कोई भी अमेंडमेंट हुई तो वो जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट आ जाती थी। पहले क्या होता था कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाती थी 1976, और डेट एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है। तो इसमें होता क्या था कि जब गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट करती थी तो ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू था। इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट्स इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते थे। बट एक डेट मेंशन किया कोर्ट्स ने हमारे कि इस डेट के बाद अगर कोई भी लॉ इसके अंदर आएगा तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको, मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुमोटो एक्शन लेगी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया, और इसके तहत एक केस था IR कोहिलोर केस। ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। एंड 10th शेड्यूल हम देखते हैं। फिर आया हमारा 10th शेड्यूल, एंड 10th शेड्यूल में आया एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। डिफ्लेक्शन नहीं, डिफेक्शन, ओके। ये आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। एंड इससे एक केस रिलेटेड है, किहोतो होलोन केस, किहोतो होलोन केस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि किहोतो होलोन केस इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड विच शेड्यूल। तो ये एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंड ये ऐड हुई थी हमारे, एक जस्ट अ मिनट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, एंड कियोतो होलोन केस इससे रिलेटेड है। फिर आया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th शेड्यूल, दैट इज पंचायत। ये आई थी हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। आई थिंक मैंने 1993 बता दिया था क्या ऊपर, सॉरी, उसको आप करेक्ट कर लोगे अगर मैंने 1993 बता दिया था। तो 1992 में आया था। इसमें क्या था कि पावर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी बिटवीन स्टेट लिस्ट एंड पंचायत में। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी स्टेट लिस्ट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत। एंड इन डिटेल में
मैं आपको बताऊंगा पंचायती राज चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। फिर आई 12th शेड्यूल, उसमें क्या थी, म्यूनिसपैलिटीज़। ये कब आई थी, ये आई थी सेम एज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, एंड कई बार क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो आप इस पर फोकस रखोगे, एंड ये सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। ऐसे इन डिटेल में आपको कोई कभी नहीं पढ़ाएगा जिस हिसाब से हम स्टडी पीडिया पे पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको ध्यान रखोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ़ अगर कोई एरर आ गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको पीडीएफ में आपको जब प्रोवाइड करूँगा तो मैं आपको उसमें चेंज कर दूंगा। एंड बेसिकली हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको एक नोट्स के फॉर्म में, तो आपको नोट्स बनाने में मेहनत नहीं करना है, बट आप अगर अपने सहायता के लिए, अपने अच्छे के लिए करना चाहते हैं तो आप एक रनिंग नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। एंड नोट्स मिलेगा आपको स्टडी पीडिया के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको फॉलो करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।